ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। कांग्रेस का कहीं ना कहीं निकटतम भविष्य कांग्रेस का है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने 70 सालों का उनके पास अनुभव है। आज अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता भी हैं जिनके पास इतना अनुभव है और मैं कहीं ना कहीं उन नेताओं से प्रभावित होकर मैंने ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाला समय हमारी कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा। डॉक्टर सीपी जोशी एक अपने आप में एक शख्सियत है, उन्हीं के विजन को लेके मैं आगे चल रहा था। सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे भाई के सामने मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। प्रातःकाल लाइव के संवाद कार्यक्रम के जरिए हम आपको क्रमशः समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से रूबरू करवा रहे हैं, जिसे आप लोगों द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। इस बार हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मेवाड़ के राजसमंद के खमनोर पंचायत समिति के युवा प्रधान वैभव राज सिंह चौहान से, जिनके साथ संवाद साधा है प्रातःकाल के प्रतिनिधि मनीष पालीवाल ने। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेसी चेहरे के रूप में तेजी से उभर कर सामने आए वैभव राज ने मुंबई दौरे के दौरान दिल खोलकर प्रातःकाल लाइव के साथ अपने मन की बात शेयर की, जो आपको भी देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष पालीवाल और आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, संवाद की इस कड़ी में इस बार आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजसमंद जिले की खमनोर पंचायत समिति के उप प्रधान और कांग्रेस के युवा लीडर वैभव राज सिंह चौहान के साथ। वैभव राज सिंह जी चौहान नाथद्वारा के स्वर्गीय विधायक श्री कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं और इन दिनों कांग्रेस की युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी तरीके से नाथद्वारा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्षेत्र में किस तरीके का विकास चल रहा है, सीपी साहब का विजन क्या काम कर रहा है। चलिए वैभव राज सिंह जी, मेरा सबसे पहला जो सवाल वो आपके साथ ये है कि आपके परिवार का प्रवासियों के साथ बहुत एक लंबा एसोसिएशन रहा है, गहरा रिश्ता रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मनीष जी भाई साहब आपका स्वागत और जितने भी प्रातःकाल के दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार और उनको सबको मेरा प्यार प्रेम और भगवान श्री एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ वो सब अपने घर में खुश समृद्धि आराम से जीवन चला रहे होंगे। सबको मेरा प्यार। आपने पूछा कि प्रवासी समाज और मेरे परिवार के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी चौहान, उनका प्रवासी समाज से शुरू से उनका प्रेम स्नेह और पारिवारिक संबंध बने रहे। आज भी जब मैं यहाँ मुंबई आया हूँ तो मैं नाथद्वारा से यहाँ एक मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेघराज जी हैं, उनके कार्यक्रम में यहाँ शिरकत की, तो कहीं ना कहीं हमारा पारिवारिक संबंध बना रहा है। सीपी साहब के विजन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, सीपी साहब की योजनाओं को आप आम जन तक पहुंचा रहे हैं। सीपी साहब के विजन को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर सीपी जोशी एक अपने आप में एक शख्सियत है और मुझे बहुत चीज़ें ऐसी है जो उनसे सीखने को मिली और एक नाथद्वारा विधानसभा में विकास की जो पहल है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा की जा रही है। आप देख लें बागेरी का नाका, ऐसी कई योजनाएं हैं, मैं नाम लेता लेता थक जाऊंगा लेकिन मैं योजनाएं आपको नहीं बता पाऊंगा। इतनी विकास की उनकी कल्पना है। नाथद्वारा को एक वो साकार करना चाहते हैं, अपने नाथद्वारा को एक अलग ही पहचान पूरे राजस्थान में दिलाना चाहते हैं। वो एक आइकॉन है हमारे, हम उनसे खूब सीखने को हमको मिलता है, हमारे प्रेरणा सूत्र हैं वो। और जब मैं खमनोर पंचायत समिति का उप प्रधान बना था तो मैं उन्हीं के विजन को लेके मैं आगे चल रहा था। मेरी सोच यही थी कि मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की सोच को लेके आगे चलूं और क्षेत्र में मेरी पंचायत समिति में मैं विकास कर सकूं। मेरा अगला सवाल ये है कि इन दिनों आपकी पंचायत समिति क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और लोगों को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है और पूरे क्षेत्र की क्या गणित है वो पूरा बताएं आप। हमारी पंचायत समिति खमनोर
विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है। आप जान सकते हैं जैसे कोरोना काल के अंदर जब लोगों को रोज़गार नहीं था, तब हमारी पंचायत समिति टॉप पे आके हमने पूरी पंचायत समिति में हर पंचायतों में नरेगा के माध्यम से सबको रोज़गार उपलब्ध कराया था। और हमारी पंचायत समिति में जब कोरोना काल था तब हमने पूरी पंचायत समिति के सदस्य और सारे सरपंचों ने मिलके जो हमने कोरोना काल को मैनेज किया और उसमें लोगों को हमने राशन जैसे हर प्रकार की जो सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई थी। शायद ही इस चीज़ को देखते हुए हमको ये समझ में आता है कि हमारे इस पंचायत समिति क्षेत्र के इस विकास को देखते हुए और हमारे इस काम को देखते हुए, कोरोना के काम को देखते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी इससे प्रभावित हुए थे। हमने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था, हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, हमारे नाथद्वारा के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। आप देखें कि कोरोना के अंदर नाथद्वारा में लोग कहाँ से नाथद्वारा में एडमिट होने के लिए आ रहे थे, ये हमारे डॉक्टरों की मेहरबानी है। और मैं डॉक्टरों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इसको कोरोना काल को ऐसा अच्छी तरह से मैनेज किया। और मैं प्रत्येक उन सरपंचों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो फर्स्ट में सरपंच का चुनाव जीतते ही उनके सामने कोरोना की लड़ाई आ गई थी। उन्होंने डट के उसका मुकाबला किया और कोरोना को ख़त्म किया। कोरोना काल के अंदर हमारा पूरा मार्गदर्शन श्रीमान नाथद्वारा विधानसभा के विधायक और राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में हुआ। और उनकी एक पहल में हमने पूरे नाथद्वारा में बहुत अच्छे से काम किया और उनके मार्गदर्शन में ही हमने सारे सरपंचों ने, सब प्रधान ने, सारे उप प्रधानों ने, सब ने मिल के हमने पूरा मैनेजमेंट किया। मैं जो कोरोना काल के अंदर जो मैनेजमेंट था उसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक एक सरपंच के टच में रह के छोटी से छोटी कोई भी समस्या हुई कोरोना काल में उन्होंने फ़ोन लगा के डायरेक्ट सरपंच से बात की, डायरेक्ट सरपंच साहब को मैनेज किया। उनकी कुछ किसी चीज़ की समस्या है तो उसको डायरेक्ट हल किया उन्होंने उस टाइम। उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान में पूरे देश में कांग्रेस की हालत खराब है, फिर भी आपने कांग्रेस का दामन थामा, इसके पीछे क्या राज है? कांग्रेस का कहीं ना कहीं निकटतम भविष्य कांग्रेस का है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने 70 सालों का उनके पास अनुभव है। आज अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता भी हैं जिनके पास इतना अनुभव है। और मैं कहीं ना कहीं उन नेताओं से प्रभावित होके मैंने ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाला समय हमारी कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा। सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के बीच चल रहे युद्ध में आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी कमज़ोर है? कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया मैनेज है इसके अंदर। कटु सत्य है इसमें, आप भी अगर नाराज़ हों तो ये तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आप देखें मीडिया कहीं ना कहीं मैनेज है। अन्यथा जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने काम किया वो काम इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। और मैं मीडियाओं के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो लॉबी है उसमें कहीं ना कहीं कोई पत्रकार ऐसे सत्य हैं जो सत्य छापते हैं। उन पत्रकारों को भी दबाव बना के उनको दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर। लेकिन मैं पत्रकारों को सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं देश के अंदर कुछ सच्चाई जो है वो छापने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज जैसा कि आपने देखा किसान आंदोलन, तो उस किसान आंदोलन था वो, उसके अंदर जो बिल आया था उस बिल को आज मोदी जी को वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आप खुद भी समझ सकते हैं। आप एक परिपक्व राजनेता की तरह बात कर रहे हैं और मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाथद्वारा क्षेत्र में अक्सर एक बात कही जाती है कि वैभव राज सिंह चौहान अपने लोगों का काम करवाने के लिए
अधिकारियों पर ज्यादती करते हैं, उनके साथ दबंगताई करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आपको भी ध्यान है, अधिकारी एक माइंड के कोई अधिकारी होता नहीं, सब अधिकारी अलग होते हैं। और अगर किसी कार्यकर्ता का काम है, अगर उसको कराना है, तो उसको मैं दबंगता ही नहीं समझता हूँ। उसको मैं कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता का काम अगर नहीं होता है और वो निराश होकर जाता है, तो कहीं ना कहीं ठेस हमें पहुँचती है। और कई अधिकारी होते हैं, मेरे कई अधिकारियों से घरेलू संबंध हैं, अच्छे पारिवारिक संबंध हैं। कई अधिकारी मैनेज करते हैं, काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका काम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने आप को वो अलग समझते हैं। तो कहीं अगर मेरे को उसमें कहीं दबंगताई दिखानी पड़ती है, तो मैं उसको कोई दबंगताई नहीं समझता। देवराज सिंह जी, आप जब चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद उप प्रधान बने, उस वक्त आपने लोगों से वादा किया कि हर जगह पर जो आपके क्षेत्र के हैं वहाँ पर राणा प्रताप के स्टेचू लगाए जाएंगे। 1 साल बीतने को आया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है, कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल के बाद ये चुनाव हुए, हम चुनाव जीते, मैं उप प्रधान बना। और मैंने वादा किया था सबसे कि मैं हर पंचायत समिति जहाँ मेरे को लोग बताएंगे, वहाँ मैं महाराणा प्रताप की स्टैचू की प्रतिमा में लगाने का काम करूँगा। और कहीं ना कहीं इस पे हमारी पंचायत उठाड़ा के अंदर काम प्रगति पे है और चालू होने की कगार पे है। और मैंने उस समय कमिटमेंट किया था कि मैं मेरे स्वयं से चालू करूँगा। तो मैंने, मेरी धर्मपत्नी उठाड़ा की सरपंच है, तो मैं सबसे पहला काम उठाड़ा से चालू करना चाहता हूँ। वहाँ फर्स्ट स्टैचू बने महाराणा प्रताप की। उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे सरपंच मुझे कहीं बताएंगे, तो मैं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए तैयार हूँ। और मैं, महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणा सूत्र हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने भी जब वो प्रधान थे, तब उन्होंने कहीं ना कहीं हर चौराहे के ऊपर उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना करने का काम किया। तो मैं उन्हीं की प्रेरणा लेके आगे चल रहा हूँ। और हमारे उठाड़ा के अंदर जब ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा लग जाएगी, तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को लाके उसका उद्घाटन करवाऊंगा। वैभवराज सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि आप वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? आपके पिताजी नाथद्वारा के विधायक रहे, आपके भाई वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, आप कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, उप प्रधान बन गए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि हम वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। अगर वंशवाद की राजनीति करता तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। आज मेरे स्वर्गीय पिताजी कल्याण सिंह जी के द्वारा जो नाथद्वारा में काम किए, और ठीक है, मेरे भाई की विचारधारा अलग है, वो बीजेपी में है, मेरी विचारधारा अलग है, मैं कांग्रेस में हूँ, और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्यों, आप भी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। आपने मेरी सदस्यता देखी क्या है भारतीय जनता पार्टी में? ठीक है, मेरे पिताजी विधायक थे, मैं उनके बच्चे थे हम उस समय, तो उनके साथ थे। भारतीय जनता पार्टी में कभी था ही नहीं मैं, और ना मेरी सदस्यता है। कोई बता दे मेरी कोई सदस्यता है, मैंने कोई पद ले रखा हो। ज़बरदस्ती एक मंडल उपाध्यक्ष का पद मेरे ऊपर थोप दिया। क्या मैं मंडल उपाध्यक्ष पद के लायक हूँ? मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता के बीच रहूँगा। अगर मैं वंशवाद की राजनीति करता तो मैं डायरेक्ट एमएलए का चुनाव लड़ता ना। मैं सरपंच का, मेरी धर्मपत्नी को मैंने सरपंच का चुनाव लड़ाया। अगर मेरे ऊपर कोई वंशवाद का आरोप लगाता है तो मैं सरपंच का चुनाव हार जाता। लोग मुझे वहाँ अपने बीच में आने नहीं देते। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि ये जो सेवा करेगा वो मौका पाएगा, और वो ज़माना चला गया, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो ज़माना चला गया। जो सेवा करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वो बनेगा, जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वंशवाद का आरोप आपने लगाया, वो बिल्कुल गलत आरोप है, मैं इसको गलत समझता हूँ। छोटी उम्र में बड़े परिपक्व बन गए आप। अनुभव काफ़ी ले लिया मैंने, पिता का अनुभव, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का अनुभव, साथ रहने से बहुत अनुभव मुझे मिल गया। यानी दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। दोनों हाथों में लड्डू आप नहीं कह सकते हैं,
आज भी विपक्ष की जगह विपक्ष का काम करते हैं और पक्ष की जगह पक्ष का काम करते हैं। चाहे भाई मेरे ब्रदर अगर बीजेपी में हैं, अगर वो कोई विपक्ष की अगर कोई बात है तो करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, परिवार एक अलग संबंध है। परिवार के अंदर आज भी हम भाई, चारों भाई साथ में बैठ के खाना खाते हैं। साथ घर से जब बाहर निकले तो अलग है पार्टी, उनका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैं कांग्रेस में, वो बीजेपी में। कभी भाई के सामने अगर आपको चुनाव लड़ने का अवसर मिल जाए तो फिर उसको किस रूप में देखेंगे आप? मैं उसको कहीं ना कहीं, जनता जो फैसला लेगी वो मुझे मंजूर रहेगा, और अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो इसमें जनता का फैसला, इसमें कोई चाहे वो जीते या मैं हारूं, वो हारे या मैं जीतूं, इसमें कोई, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे भाई के सामने मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले। जी, राजस्थान के सबसे कम उम्र के उप प्रधान के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजनीति में आने वाले युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कॉलेज के अंदर राजनीति से सक्रिय था। एक मेरे मित्र है नरेंद्र सिंह जी कितावत, उनको मैं चुनाव जिता के लाया था। एक मेरे मित्र हैं, वो नरेंद्र सिंह जी एबीवीपी से बिलोंग करते हैं। सेकंड मेरे मित्र हैं भगवत सिंह जी, वो NICUI से बिलोंग करते हैं। उनके साथ था, चुनाव जिता के लेके आया था। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉलेज का अनुभव भी है, और धर्मपत्नी को सरपंच भी बनाया, मैं उप प्रधान बना, तो मुझे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हर गरीब की सेवा करने का मौका मिला, हर उस तबके के आदमी का, हर उस व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिला जो वास्तव में पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मैं हर समय खड़ा था। आज जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पंचायत के अंदर 2000 से ऊपर वोटर्स हैं ST SC के। कहीं ना कहीं मैं उनके बीच में गया, मुझे लगा कि मैं इनके लिए कुछ सेवा कर सकूं। उनको देख के मैं चुनाव लड़ा, और मैं उनकी सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आया। इस बार हमारा जो आपके साथ सवाल है वो आपके साथ ही नहीं, राजस्थान से मुंबई आने वाले हर राजनेता के साथ है कि जब चुनाव आते हैं तब वोट और नोट मांगने के लिए नेता मुंबई आ जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद प्रवासियों की कोई सुध नहीं लेता। और इस बार कोरोना काल में तो प्रवासियों के साथ बहुत ही गलत हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपका सवाल कहीं ना कहीं सही है। हो सकता है कोई नेता आते हैं और प्रवासियों को अपने मुद्दे के लिए इस्तेमाल करके और वापस उनका मुद्दा सिद्ध हो जाता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री कल्याण सिंह जी का प्रवासी समाज से, प्रवासियों से शुरू से संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है, और वो नोट और वोट लेने नहीं आते थे। वो प्रवासी समाज की समस्या और हर चीज़ का उनका समाधान करने के लिए यहाँ आते थे। और जब भी, आज भी अगर हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास अगर किसी प्रवासी का फ़ोन आ जाता है कि इस गांव में ये समस्या है, मैं यहाँ बॉम्बे में कोरोना काल में, जैसे आप कोरोना काल के अंदर कई प्रवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, ये हकीकत है। लेकिन मैं मेरी विधानसभा के और हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के लोगों की बात बताता हूँ आपको। कई लोगों के फ़ोन आए थे कि हम यहाँ फंस गए, हम ऐसे हो गए, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे को बॉर्डर में नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर CP जोशी साहब को। तो उन्होंने प्रवासियों का डायरेक्ट फ़ोन अटेंड करके उनकी समस्या का उसी समय समाधान करा। और कहीं ना कहीं आपका जो सवाल पूछने का जो है वो बिल्कुल मैं सही मानता हूँ। कोई नेता होते हैं ऐसे जो प्रवासियों को उनके मतलब के लिए इस्तेमाल करके और वापस छोड़ देते हैं, और उनके पूछताछ वापस उनका हाल चाल पूछने के लिए वापस कभी फ़ोन भी नहीं लगाते। कांग्रेस का कहीं ना कहीं निकटतम भविष्य कांग्रेस का है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने 70 सालों का उनके पास अनुभव है। आज
अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता भी हैं जिनके पास इतना अनुभव है, और मैं कहीं ना कहीं उन नेताओं से प्रभावित होके मैंने ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाला समय हमारी कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा, चाहे वो जीते या मैं हारूं, वो हारे या मैं जीतूं, इसमें कोई, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे भाई के सामने मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।